नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज का शो बेहद खास क्योंकि हर हफ्ते की तरह हम बुधवार को विमेंस वेडनेसडे हमारी ये खास पेशकश लेकर आते हैं जहां पर महिलाओं की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हम करते हैं। और भले ही आप एक गृहिणी हो, आप एक वर्किंग वुमेन हो, आपको अगर अपने फाइनेंसेस को लेकर कोई भी सवाल हमसे पूछने हैं तो हम यहाँ पर हाजिर हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। शो की शुरुआत करें, आपके सवालों के जवाब दें उससे पहले नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने सवाल आप वहाँ पर छोड़ सकती हैं और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी अगर हमें लाइव देख रही हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकती हैं। हम आपके सवालों को जो है शो में शामिल करते हैं, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं और हर्षवर्धन रुंगटा हर हफ्ते की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, स्वागत है आपका। हर्ष, आज के सवाल बहुत ख़ास हैं बिकॉज हमारे पास फर्स्ट टाइम सैलरी अर्नर्स से लेके बिजनेस वुमेन बनने तक का सपना देखने वाली महिलाओं के सवाल आए हैं। तो आज काफ़ी वैरायटी है सवालों में और अच्छा भी लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल देखकर हमें ये समझ में आता है कि निवेश के इम्पोर्टेंस को महिलाएं समझ रही हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। पहला सवाल लेते हैं सुमा प्रकाश जी का और इन्हें अपनी बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। इन्होंने कुछ और डिटेल्स हमें नहीं दी हैं, बस एक ही लाइन का सवाल है और समझ में यही आता है कि उसकी उच्च शिक्षा, बेहतर भविष्य के लिए वो पैसे जोड़ना चाहते हैं। बताइए आप कैसे उनको शुरुआत करने की सलाह देंगे? कविता, ये बहुत अच्छी बात है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी माँ बाप ये सोचना चालू कर देते हैं कि जब फ्यूचर में उनकी हायर एजुकेशन या शादी वगैरह के जो खर्चे होंगे उसकी तैयारी करें। उसका कारण ये है कि आज की तारीख में आप अगर एक अनुमान भी लगाती हैं, आप अगर सोचती हैं कि हमें बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है या पढ़ाई करवानी है, तो उसका कॉस्ट क्या होगा। अगर आप वो एक अंदाजा आज की तारीख में भी लगाएं तो एक ऑन एंड बॉल पास फिगर मैं कहूँ कि एक अच्छी एजुकेशन अगर आपको ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आज भी एक करीबन 50 लाख का एक अगर हम कॉर्पस बजट समझते हैं, यही चीज फ्यूचर में इन्फ्लेशन को जोड़ते हुए और ज्यादा बन जाएगी। सो आज जो चीज मान लीजिए 50 लाख में खर्च होता है वो 10, 15 या 20 साल बाद उसमें कई ज्यादा लगने वाला है। एंड पर्टिकुलरली अगर हम एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करें, ये 12% के ऊपर होता है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप फ्यूचर में एजुकेशनल एक्सपेंसेस की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको इन्फ्लेशन का ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम आपको ये भी सोचना है कि जो आप प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करेंगे, वो प्रोडक्ट में भी उतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि वो कम से कम इन्फ्लेशन को बीट करे। इन दिस केस अगर हम बोले कि 12% आसपास का अनुमान लगाएं कि भाई अगर पढ़ाई का जो खर्च है वो अगर 12-15% से बढ़ रहा है और मेरी इन्वेस्टमेंट्स अगर 5-6% से बढ़ेगी, तो आपको रियल सेंस में कोई अक्यूमुलेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो जब भी माँ बाप इन्वेस्ट करने की कोशिश करें फॉर फ्यूचर, आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें और उसी तरह अपने इन्वेस्टमेंट बास्केट में भी वैसा ही कॉम्बिनेशन बनाएं। तो एक कॉम्बिनेशन जो मैं सजेस्ट कर सकता हूं वो है कि आप डेट और इक्विटी दोनों मिक्स करें। डेट आपको कैपिटल प्रोटेक्शन विद फिक्स्ड इनकम देगा। दूसरी तरफ आपके पास म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी में एसआईपी के जरिए करें, ताकि आपके पास एक पोटेंशियल होता है कि आप जितना इन्फ्लेशन है कम से कम उतना रिटर्न तो आप जनरेट करें। तो ये कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग ऑन कि आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैसी है, कितनी आपकी कॉर्पस है, आपका इन्वेस्टर प्रोफाइल कैसा है, आई वुड सजेस्ट कि एक मिनिमम कॉम्बिनेशन जो अगर रखना है तो 20% सुकन्या समृद्धि जैसी प्रोडक्ट में लगाएं जो डेट इन्वेस्टमेंट होता है, और 80% जो है वो म्यूचुअल फंड में इक्विटी में एसआईपी के जरिए निवेश करें। तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन एट द सेम टाइम सम बिट ऑफ कैपिटल प्रोटेक्शन, दोनों का एक कॉम्बिनेशन आपको अपने पोर्टफोलियो में मिलेगा। चलिए, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन डेट पोर्शन को थोड़ा सा सेफ्टी के लिए ही इस्तेमाल करें ना कि रिटर्न की एक्सपेक्टेशन यहाँ से ज़्यादा होनी चाहिए। हर्ष? नहीं, देखिए, कोई भी डेट प्रोडक्ट है पर्टिकुलरली उसमें आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो सिंगल डिजिट रिटर्न्स मिलेंगे, विच मीन्स कि आप अगर सुकन्या समृद्धि की बात करें तब तो आज की तारीख में वो 8.2% है, वो टैक्स फ्री है। लेकिन आगे जाते हुए क्योंकि ये फ्लोटिंग रेट है और ये गवर्नमेंट कभी भी इसका इंटरेस्ट रेट घटा सकती है इन लाइन विद इंटरेस्ट रेट्स इन द मार्केट, तो इसका इंटरेस्ट रेट आज 8.2% है। जरूरी नहीं कि 10-15 साल बाद भी आपको यही ब्याज दर मिलेगा। तो क्लियरली आप एक्सपेक्ट करिए कि इंटरेस्ट रेट आगे जाते हुए सुकन्या समृद्धि में भी गिरने वाले हैं, लेकिन आज की तारीख में सबसे हाईएस्ट है, विच मीन्स
कि अगर आप कोई दूसरा डेट प्रोडक्ट लेती तो आपको रिटर्न्स जो मिलता है वो 6 से 7% के आसपास मिलता। नाउ 6 to 7% लॉन्ग टर्म में कोई भी महीने में एक वेल्थ क्रिएशन के लिए हम टूल नहीं मान सकते। ये कैपिटल प्रोटेक्शन ही है, रिटर्न्स आपको थोड़ा बहुत जनरेट होगा। अगर टैक्स फ्री रिटर्न नहीं है, जैसे सुकन्या समृद्धि है, कोई दूसरे डेट प्रोडक्ट में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस पे टैक्स के बाद जो आपको रिटर्न मिलता है वो आपको एक्चुअली काउंट करना चाहिए। एंड वो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट के हिसाब से सफिशिएंट नहीं होता। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट समझते हैं और जो उसकी वॉलिटिलिटी समझते हैं और रिस्क ले सकते हैं, वो इनफैक्ट 100% म्यूचुअल फंड इक्विटी एसआईपी का रूट लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक ऑन एन एवरेज हम करीबन 12% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी से, विच इज ऑल्सो एन अजम्पशन। ये गारंटीड नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा देखते हुए ये है कि अगर आपने 8-10 साल के उपरांत इन्वेस्ट किया है तो आप इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। और यही एंफी ने भी कहा है कि इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आप अज्यूम करें कि इक्विटी फंड से आपको 12% आसपास रिटर्न आएगा, लेकिन ऑफ कोर्स वो जर्नी एक तरफा नहीं होती, वो वॉलिटिलिटी होती, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो अगर उसे समझ सकते हैं तो 100% आप इक्विटी में डालिए, म्यूचुअल फंड के जरिए एसआईपी करिए फॉर लॉन्ग टर्म। नहीं तो एक कॉम्बिनेशन बनाइए विद डेट एंड इक्विटी, और डेट में सुकन्या समृद्धि गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभा कुमारी का सवाल लेंगे। एसआईपी कर रही हैं 2 फंड्स में जुलाई से, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट, दोनों में 3-3 हज़ार रुपए की एसआईपी चल रही है। 10 साल में 25 से 30 लाख की ज़रूरत है इनको, और ऐसे में क्या एसआईपीज बढ़ानी होंगी, कोई और फंड भी क्या बढ़ाना चाहिए, ये इनका सवाल है। तो वेल कविता, अगर हम प्लेन सिंपल कैलकुलेशन करें, 6,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट करिए, 10 साल बाद अगर ये 12% से ग्रो करता है तो क्या कॉर्पस बनेगा, तो वो आता है करीबन 13.75 लाख। तो और इन्हें चाहिए करीबन 30 लाख। तो अगर इन्हें 30 लाख चाहिए तो आज जितनी एसआईपी कर रही है 6,000 से, वो सफिशिएंट नहीं होगा। इन्हें अपनी एसआईपी हर महीने की बढ़ा के 13,000 रुपए करनी होगी। तब जाके हम अनुमान लगाते हैं अगर 12% रिटर्न आता है तो करीबन 30 लाख रुपए 10 साल बाद बन जाएंगे। नहीं, ऑफ कोर्स ये ट्रांजिशन 6,000 से 13,000 शायद तुरंत ना कर सके, लेकिन जैसे इनकी इनकम बढ़ती है, जैसे इनके मौका मिलता है, तो अपनी एसआईपी को बढ़ाती रहे। अब ये सवाल उठता है कि जो इंक्रीज एसआईपी होगी वो कहाँ जमा करें। सो वेल, आज की तारीख में जो 2 इनके पास स्कीम है ऑलरेडी, वो अच्छी हैं। इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इन्हें बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन अगर ये आगे जाते हुए मान लीजिए पूरा 13,000 की एसआईपी करती भी है, तो फॉर्मूला इस तरह होगा कि इनके पोर्टफोलियो में एक स्कोप है कि प्योर मिड कैप फंड ये अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकें। तो कोटक मिड कैप फंड एक रिकमेंडेशन होगा जो ये अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकती हैं। लेकिन जो टोटल एसआईपी है उसका मैक्सिमम 30% एक मिड कैप में डालें। बाकी की जो 70% है वो फ्लेक्सी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और आईसीआईसीआई मल्टी कैप जो इनके पास है उसी में स्प्लिट करके इन्वेस्ट करें। तो टोटल एसआईपी जो प्योर मिड कैप फंड में करेंगे वो 30% होनी चाहिए टोटल एसआईपी की, और उससे ज्यादा नहीं। बाकी के जो एसआईपी है इन 2 स्कीम्स में कंटिन्यू करेंगे तो ठीक रहेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, लीला का राजकोट से। 5 लाख रुपए डालने हैं बाजार में इनको 10 साल के लिए, और खैर 10 साल का समय है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बाज़ार का वो समय हर्ष जहाँ पर बहुत हिम्मत चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करने की, और फिलहाल तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अगर कोई देखे तो उनको गिरे हुए ही दिखाई देंगे। तो ऐसे बाज़ार में अच्छा है अगर कोई निवेश करे, बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पर आपको बाज़ार मिलेंगे, पर हर किसी की हिम्मत होती नहीं। तो लीला, दाद देनी पड़ेगी आपकी, और आपसे बाकी इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि 5 लाख रुपए एक तो कम अमाउंट नहीं है। लेकिन हाँ, इसको कैसे निवेश करना है उसका एक तरीका होता है हर्ष, एक साथ तो डालना सही नहीं होगा इनके लिए, स्टैगर करके डालें ये। तो ये कविता देखिए, अगर हम मार्केट का पूरा इतिहास देखें ना, तो वेल्थ कहाँ क्रिएट हुई है और कब क्रिएट हुई है, वो उस समय हुई है जब आप मार्केट पूरा वॉलेटाइल है, क्राइसिस चल रहे हैं, और उस समय अगर आपने अपने पैसे मार्केट में डालें और फिर जब मार्केट ऊपर जाता है तो वेल्थ आप क्रिएट करती हैं, वही एक रियल सेंस में वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी होती है। अगर मार्केट ऊंचा है और आपने इन्वेस्ट किया आप, और मार्केट उससे और ऊंचा जाता है, तो आप रिटर्न जरूर कमा रहे हैं, लेकिन रियल सेंस में जो वेल्थ क्रिएट होती है वो क्राइसिस के टाइम पे इन्वेस्ट किए हुए पैसों पे ही होती है। सो अगर आप में वो वोलेटिलिटी सहन करने की ताकत है, आप इस मार्केट न्यूएंसेस को समझती हैं कि मार्केट आज नीचे आया क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस है, कल अगर ये खत्म होती है तो और कोई ग्लोबल क्राइसिस भी आ सकती है और मार्केट ऊपर भी जा सकता है। सो ये प्रोबेबिलिटीज हमेशा रहने वाली है। अगर कोई भी इस
पीरियड में अगर हिम्मत दिखाता है और लमसम इन्वेस्ट करता है, तो जो रिटर्न्स आप जनरेट करेंगे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो डेफिनेटली ज्यादा होगा कंपेयर टू जब आप मार्केट में आती हैं और मार्केट में सब कुछ ठीक है। तो ये कॉल एक इन्वेस्टर को लेना होगा कि उनकी हिम्मत कहाँ होती है, कहाँ एक एजुकेटेड कॉल ले सकते हैं और कहाँ वो इस वॉलिटिलिटी को राइड कर सकते हैं। ये आसान होता है कहना कि मैं आज पैसे लगा रहा हूँ, मुझे 10 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बने रह सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, ये 10 साल जो है ना इतने नर्व ब्रेकिंग होंगे, इतनी आपको घबराहट देंगे, क्योंकि एक तरफा ऊपर नहीं जाने वाले, ये ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो सही इन्वेस्टर तब हो माना जाता है जब ये पूरी जो उतार चढ़ाव है अगले 10 साल तक अगर वो उसे टॉलरेट कर सके, तब आप पैसे बनाएंगे। या बहुत सारे इन्वेस्टर्स कहते हैं मुझे 15 साल तक पैसों की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम शुरू होती है जिस दिन वो पैसे लगा देते हैं उसके बाद से मार्केट वॉलेटिलिटी के ऊपर। तो ये चीज एक इन्वेस्टर को खुद से समझना होगा कि उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी टॉलरेंस क्या है, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करें। अगर लीला जी का वो टॉलरेंस लेवल है, तो मैं रेकमेंड करूंगा वो एक हाइब्रिड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें। लमसम के रूप में कर सकती हैं अगर ये रिस्क को समझती हैं, वॉलिटिलिटी को समझती हैं और टॉलरेट कर सकती हैं। तो हाइब्रिड प्रोडक्ट में बैलेंस एडवांटेज फंड जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी है, बहुत अच्छी कैटेगरी है इसी मार्केट के माहौल के लिए। ये स्कीम क्या करती है कि इनमें एक प्री सेट मैट्रिक्स होता है कि मार्केट के लेवल को देखते हुए वो इक्विटी एलोकेशन करती है, विच मींस अगर मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ऊंचा है तो वो इक्विटी कम रखेंगे, और अगर मार्केट गिर जाता है तो वो इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा देंगे। तो ये क्लासियस्ट एग्जांपल है जब सब निवेशक क्या कहते हैं, मैं खरीदना चाहता हूं जब मार्केट नीचे हो और बेचना चाहता हूं जब मार्केट ऊपर है, सो बाय लो सेल हाई। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फंड ये स्कीम जो है उस कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी खरी उतरती है। तो अगर उनमें वॉलेटिलिटी सहन करने की ताकत है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में डेफिनेटली लमसम के रूप में इन्वेस्ट करें। दो स्कीम का नाम बता दूं जिसमें वो स्प्लिट कर सकती है, आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड एंड एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। इसमें पैसे स्प्लिट करके इन्वेस्ट करें। और अगर ये वॉलेटिलिटी नहीं लेना चाहते अपने पोर्टफोलियो में, और कोई दर्शक ऐसे हैं जो सुन रहे हैं और वो कंफर्टेबल नहीं है लमसम के रूप में, तो डेफिनेटली वो एक स्टैगर्ड मैनर में करें। और उसका तरीका ये है कि लमसम पैसा जो है वो आप लिक्विड फंड जैसी स्कीम में लगा दें, और वहां से फंड हाउस को एक इंस्ट्रक्शन दे दें, एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दें कि हर महीने लिक्विड फंड से पैसे निकाल के आपकी इक्विटी फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड किसी में आप उसे हर महीने एक सिस्टमैटिकली ट्रांसफर करते रहे। तो ये एसआईपी की तरह स्कीम है, खाली डिफरेंस है जहां एसआईपी आपकी बैंक से पैसे निकालती है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में आपने लिक्विड फंड या कोई डेट फंड में पैसे लगा रखे हैं, और वहां से हर महीने वो स्विच होकर इक्विटी में चली जाएगी। और राइट, चलिए, तो ये एक रणनीति जो है लीला को अपनानी होगी। और बाजार की चाल से आप डर मत जाइएगा, जो आपने फैसला लिया है जिसके लिए आपके पास अब रणनीति भी है, तो उस पर आप आगे ज़रूर बढ़िएगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है हर्ष, ये फातिमा की तरफ से आया है और इन्हें एनपीएस के बारे में जानना है। बहुत सुना है कहती हैं, और इन्वेस्ट करना है या नहीं ये इनको जानना है। क्योंकि लेकिन ये बोल रही हैं कि एनपीएस में इन्वेस्ट करने से जो स्कीम्स है फ़िलहाल तो प्रॉफिट नहीं दिखा रही हैं। म्यूचुअल फंड्स इनके पास हैं ऑलरेडी, तो क्या म्यूचुअल फंड्स हैं तो क्या एनपीएस में भी लगाने होंगे पैसे? तो अगर फातिमा रिटायरमेंट का एक गोल है जिसके लिए एनपीएस जाना जाता है, तो उसके लिए कंसिडर करने की सलाह अक्सर होती है। लेकिन हर्ष, हमेशा ये कश्मकश रहता है कि अगर म्यूचुअल फंड्स हैं तो अलग से क्या एनपीएस को लेना चाहिए, पैसे आपके 60 साल के लिए लॉक इन हो जाएंगे। खैर, क्योंकि रिटायरमेंट का गोल है तो पैसे लॉक इन होना सही भी है, वरना लोग रिटायरमेंट किटी से पैसे तोड़ते रहते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मेरे पास अगर म्यूचुअल फंड्स हैं अच्छे खासे, तो क्या एनपीएस मेरे पोर्टफोलियो में मुनाफे को आगे बढ़ाने में कितना सक्षम होगा? तो देखिए कविता, रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए दो तरीके हैं। एक है जो आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड का उदाहरण पहले लेते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए आप अक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग में दो स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है जब आप पैसे अक्यूमुलेट कर रहे हैं, आप पैसे जमा कर रहे हैं। सो एक उदाहरण के रूप में अगर 30 साल का एक इंसान है, 60 साल की उम्र तक काम करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि पैसा जमा करें, तो जो ये फर्स्ट फेज है 30 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक, वो है अक्यूमुलेशन फेज, विच मीन्स कि आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कॉर्पस को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। फिर 60 के बाद का जो पीरियड है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, विच मीन्स कि आप पैसे जमा हो चुके हैं, अब आप उसमें से हर महीने अपनी इनकम जनरेट करेंगे ताकि आप अपने खर्चे निकाल सकें। तो ये दो दो अलग अलग स्टेजेस हैं। इसको पूरा करने के लिए आपके पास अब दो ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा, पहला है कि आप म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में आप आज जो एसआईपी कर रहे हैं वो अक्यूमुलेशन फेज हो गया। अब 60 साल की उम्र में आपके पास चॉइस हो गई, कॉर्पस बन चुका है,
अब आपके पास चॉइस होगा कि वो कॉर्पस को आप कैसे यूज करें ताकि आपको रेगुलर इनकम आए। तो आपके पास एक चॉइस है कि आप प्रॉपर्टी खरीद लें जिससे रेंट आ रहा है, आप उसे एक फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगा दें तो इंटरेस्ट आएगा आपको। तीसरा ऑप्शन है कि आप उसी में रहने दें और एसडब्ल्यूपी करके रेगुलर इनकम जनरेट करें। चौथा ऑप्शन है कि आप उससे एक एन्युटी प्लान खरीद लें इंश्योरेंस कंपनी से, जो आपको पेंशन देती रहेगी। अब आते हैं एनपीएस में। एनपीएस ने क्या कर रखा है, ये दोनों स्टेजेस को एक ही प्रोडक्ट बना के आपको ऑफर करते हैं। वो कैसा है कि आज 30 साल से 60 साल की उम्र तक आप अक्यूमुलेशन कर रहे हैं, विच मीन आप एनपीएस में जमा कर रहे हैं पैसे, जो अंडरलाइन फंड मैनेजर उसे मैनेज कर रहे हैं। अब इस दौरान आपको चॉइसेस दी जाएगी कि भाई आपको अगर थोड़ा पैसा निकालना है तो ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन ओकेजन्स आप उसमें से थोड़े थोड़े पैसे निकाल सकते हैं। 60 साल की उम्र में जो कॉर्पस बनेगा उसका एक मात्र ऑप्शन है। आपको एक तो ऑप्शन दिया जाएगा कि लमसम के रूप में आप थोड़ा निकाल लें उसमें से, और जो बैलेंस अमाउंट होगा वो बैलेंस अमाउंट का कंपलसरी एन्युटी प्लान में कन्वर्ट होगा। वो पैसे ले जाके आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते रेंट के लिए, आप उसे फिक्स डिपॉजिट में नहीं लगा सकते, आप ये सब नहीं कर सकते। सो एनपीएस ने ये फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज को कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बना दिया है। उसमें लॉक इन दिया है कि आप इतनी आसानी से पैसे नहीं निकाल सकते क्योंकि रिटायरमेंट के लिए है, वगैरह वगैरह। सो बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट दोनों स्टेज का एनपीएस है। एक फ्लेक्सिबिलिटी वाला ऑप्शन की फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज आप खुद मैनेज करते हैं, खुद में आप उसे कौन से फंड मैनेजर कैसे स्विच करना है, कुछ भी आप चाहें, आप पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, ये आपकी चॉइस है। तो हर एक इन्वेस्टर जिनको जिस तरह का स्ट्रक्चर समझ में आता है, जो उन्हें सूट करता है, उन्हें वो लेना चाहिए। दोनों प्लान्स के दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, कई फायदे हैं कई नुकसान हैं। कई, जैसे आपने कहा कि लॉक इन कुड बी अ बेनिफिट, किसी और के लिए लॉक इन एक डिसएडवांटेज होता है। सो दोनों प्रोडक्ट अलग हैं और दोनों प्रोडक्ट का पर्पस अलग है। तो जैसा इन्वेस्टर वैसा प्रोडक्ट आप चूज करें। अगर आप कंफर्टेबल हैं खुद से मैनेज करने के लिए, देन म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर ज्यादा फ्लेक्सिबल है। वो आपको चॉइस देता है और पूरी लिबर्टी देता है कि आप अपने पैसों को कैसे भी डील करें। एनपीएस आपको लिबर्टी नहीं देता, एक लॉक इन स्ट्रक्चर है और उसमें आपको कंपलसरी एंड में एन्युटी में ही कन्वर्ट करना होगा, जहां आपको फिक्स्ड एक पेंशन के रूप में ही पैसे आएंगे। तो आप दोनों स्ट्रक्चर को समझिए, दोनों अलग हैं, आपको जो सूट करता है वो आप पिक करिए। और राइट, चलिए, जो सूट करता है उसके मुताबिक आपको पिक करना है, लेकिन रिटायरमेंट का ऐसा गोल है जो आप दोनों के ज़रिए भी अचीव कर सकती हैं। हालांकि अगर आपके पास म्यूचुअल फंड का ही पोर्टफोलियो है ऑलरेडी, तो उसमें भी आप अपने रिटायरमेंट के गोल को अलाइन कर सकती हैं और अपने कॉर्पस को अचीव कर सकती हैं। चाहे तो एनपीएस को भी पोर्टफोलियो में डाल सकती हैं। लेकिन एक अहम बात हर्ष ये ज़रूर ध्यान में रखनी है कि किस आश्रित नहीं रहना। अगर आपने मान लीजिए एनपीएस में डाल दिया रिटायरमेंट का गोल, तो सिर्फ एनपीएस का इस्तेमाल ना करें, है ना, डाइवर्सिफाई करें अपने उस गोल को। दैट्स राइट, म्यूचुअल फंड से भी सहायता ले लें। देखिए कविता, जिस हिसाब से हमारी हमारी रिक्वायरमेंट होने वाली है रिटायरमेंट के बाद, या हम अगर वो नंबर्स में तो हम गए ही नहीं है कि आज की तारीख में आपका अगर मान लीजिए 50,000 रुपए महीने का खर्चा है, तो 20 साल बाद 30 साल बाद ये कितना हो जाएगा। जिस दिन हम उस कैलकुलेशन में जाने लगेंगे, हमें पता खुद से ही चल जाएगा कि कोई भी एक प्रोडक्ट हमारी रिटायरमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरी कर ही नहीं सकता। तो आप अगर सिर्फ अपने एम्प्लॉयर के प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी वगैरह पर डिपेंडेंट है, तो वो भी आपका पूरा रिटायरमेंट का खर्चा नहीं निकालेगा। अगर आप एम्प्लॉयर के से पेंशन आने वाली है, तो वो भी आपका पूरा फुलफिल नहीं करने वाला। तो आपको इनवेरिएबली मल्टीपल सोर्सेज से एक्यूमुलेशन रखना होगा, ताकि अच्छा खासा कॉर्पस आप क्रिएट कर सकें अपने खुद के लिए, उन दिनों के लिए जब आप काम नहीं करेंगे और इनकम नहीं जनरेट करेंगे। खर्चे आपके उतने या ज्यादा ही होने वाले हैं। तो मल्टीपल सोर्सेज से आपको अपना रिटायरमेंट किटी बनाना होगा। कोई भी एक पे आप इन एनी वेज डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं लवली का पंजाब से। और ये जो है एमबीए फाइनेंस कर रही हैं और इनको अपना फूड ट्रक खोलना है पंजाब में ही, तो उसी के लिए इनको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन लवली, और बहुत अच्छा सवाल है और अच्छा लगा कि आप इतना अलग सोच रही हैं। फूड ट्रक मेरे ख्याल से काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है, पिकअप भी हो रहा है सभी राज्यों में, हालांकि एक समान नहीं है, बट पंजाब में आई एम श्योर फूड ट्रक ज़रूर चलेगा। ढाबों का ट्रेंड है मेरे ख्याल से, आप थोड़ा आगे बढ़कर हर्ष फूड ट्रक के बारे में सोच रही हैं, तो दिस इज़ समथिंग न्यू कमिंग आउट फ्रॉम पंजाब। और पंजाब का ढाबा वाला जो ट्रेंड है
बट हैविंग सेड दैट हर्ष, बहुत नई सोच के साथ ये आगे कदम बढ़ा रही हैं, और फाइनेंशियल प्लान डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। एक तो फूड ट्रक को लेके अलग अलग राज्यों के अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, एंड देन प्लस डिपेंड्स कि आप कितना बड़ा फूड ट्रक ले रही हैं। हर्ष, ये भी डिपेंड करता है कि वो कितना उसको जैज़अप करना चाहती हैं। तो वो सब फाइनेंशियल्स हैं जो इनको बैठ के वर्कआउट करने होंगे। बट हाँ, शुरुआत ही कैसे कर सकती हैं? तो वेल ये बहुत अच्छी बात है कि एक एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशंस हैं लवली के, और मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत सक्सेसफुल है अपने वेंचर में। वेल लवली, देखिए दो चीजों का ध्यान रखना होगा आपको इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। पहला है कि जब आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करती हैं तो उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, और रेगुलर कैश फ्लो भी आपको मांगेगा बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए। एट द सेम टाइम आपके पर्सनल लिविंग एक्सपेंसेस जो है वहां भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि एक बार आप बिजनेस स्टार्ट करती हैं उससे वक्त लगेगा जब तक आप इतना मुनाफा कमाएं कि उसमें से पैसे निकाल के खुद के लिए यूज भी कर सकें। क्योंकि फूड ट्रक का बिजनेस है तो ट्रक, जो फूड वैन है वो भी आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, लाइसेंसेज होंगी, बहुत सारे अदर खर्चे आएंगे, जो इक्विपमेंट आपको खरीदना होगा वगैरह। तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस जो आप जनरेट करेंगे फूड सेल्स पे, आई एम श्योर इनिशियल टाइम्स में आपको वो वापस बिजनेस में रीडिप्लॉय करना होगा टू मेक इट सस्टेनेबल। तो इस दौरान आपके पर्सनल लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं, जो आपके फूड क्लोथिंग शेल्टर, जो हम बोलते हैं कि भाई जो आपके खुद के लिविंग एक्सपेंसेस हैं, उसका उसके बंदोबस्त कहां से होगा? सो आइडियली स्पीकिंग आपको एक साल के जो पर्सनल लिविंग एक्सपेंसेस है उतना एक कॉर्पस कम से कम बना लीजिए। तो उदाहरण के रूप में अगर 50,000 रुपए आपके महीने के खर्चे हैं, तो ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि 6 लाख रुपए आपके पास रेडी पड़ा है और वो एक बैंक में रखा हुआ है, और वो आप बिजनेस में यूज नहीं करेंगी, वो अपने खुद के लिविंग एक्सपेंसेस के लिए यूज करेंगे, विच मीन 50,000 रुपए इंटू 1 ईयर। तो ये आपको इंश्योर करेगा कि आप बिजनेस कुछ भी हो रहा हो, कम से कम आपका फूड क्लोथिंग शेल्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर सकेंगे। और फिर बिजनेस में जो हो रहा है वो उसकी जो इनकम जनरेट हो रही है या जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है वो आप बिजनेस में फिर से रीडिप्लॉय करें, ताकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सेल्फ सस्टेनेबल बन जाए। तो आई थिंक ये फॉर्मूला आप लेके अगर बेसिक बेसिक शुरू करेंगी तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा कि बिजनेस में अगर इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है तो मैं खुद के खर्चे कहां से लाऊं। तो आई थिंक ये एक बैरियर, एक पैरामीटर बना लीजिए कि जब तक एक साल के आपके खुद के लिविंग एक्सपेंसेस कि आपका कॉर्पस नहीं है तब तक आप नया बिजनेस ना शुरू करें, ताकि आपको बिजनेस और खुद के खर्चे का स्ट्रेस दोनों एक साथ ना आए। ऑलराइट, चलिए शो का आखिरी सवाल लेते हैं हर्ष, और ये सवाल है केरला से, पूछ रही हैं गीता गीता जॉन केरला से। ये पूछ रही हैं कि इनको अगर शिफ्ट करना हो एक फंड से दूसरे फंड में, सेम फंड हाउस के या दूसरे फंड हाउस के, तो क्या होता है, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं या कितना फ़र्क पड़ता है ये अगर स्कीम्स स्विच कर रही हैं? और साथ ही क्या ये सही है कि अगर ये एक फंड हाउस की स्कीम से निकलकर दूसरे फंड हाउस की उसी कैटेगरी की स्कीम में जाती हैं तो क्या ये करना सही भी होगा? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्कीम स्विचिंग को लेके बहुत दर्शक पूछ रहे हैं, और मेरे ख्याल से समय भी ऐसा चल रहा है हर्ष बाजार में जहाँ पर जहन में आएगा ही ये सवाल कि आपको क्या स्कीम से स्विच कर लेना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और क्या ये करना सही है? ये बिल्कुल सही है कविता। इनफैक्ट जो गीता जी ने पूछा है वो राइट है कि एक हमने हमेशा कहा है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट जो शुरू करती हैं एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो बनाती हैं। हम्म। अगर वो फंड मैनेजर आपकी कोई भी एक स्कीम है जो अंडर परफॉर्म कर रही है, सो अंडर परफॉर्मेंस हम जब कंपेयर करते हैं किससे करेंगे? हम उसी स्कीम की बेंचमार्क से करेंगे और उसी स्कीम की पीयर कैटेगरी से करेंगे। ये नहीं करेंगे कि हम मिड कैप और लार्ज कैप को आपस में कंपेयर करें, दोनों कंपेरेबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि जब आप रिव्यू करती हैं और आपको दिखता है कि जो स्कीम में आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो कंटिन्यूअसली अंडर परफॉर्म कर रही है, तो मोस्ट सर्टेनली आप उसे चेंज करेंगे। अब आप अगर सेम फंड हाउस की कोई दूसरी स्कीम में कर रहे हैं स्विच, तो वो स्विच कैसे काम करता है कि आपने एक ही पर्टिकुलर फंड हाउस की स्कीम ए से स्कीम बी में जा रही हैं, तो आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया फंड हाउस को स्विच का, विच मींस फंड हाउस अपनी ही एक स्कीम से पैसे निकाल के अपनी ही दूसरी स्कीम में पैसे लगाएगा। तो ये पैसे आपके बैंक के थ्रू रूट नहीं होते, तो विच मींस कि जब स्कीम में से आप निकलती हैं वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएंगे और वो फिर से इन्वेस्ट नहीं होंगे। वो फंड हाउस अपने पास ही एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ऑटोमेटिक स्विच कर देगा। अब अगर दूसरा, आपका जो दूसरा सवाल था कि आप एक ही फंड हाउस की एक ही स्कीम कैटेगरी में रहना चाहती हैं,
लेकिन एक फंड हाउस से निकल के आप दूसरे में जाना चाहती हैं। तो इसका इफेक्टिवली अरेंजमेंट क्या होता है, ये स्विच नहीं होता। ये फर्स्ट फंड हाउस से आप रिडेम्पशन का एक रिक्वेस्ट देंगी, जहां पैसे उस फंड हाउस से निकल के आपके बैंक में आ जाएंगे, और दूसरा आप उसे फ्रेश परचेस वापस करेंगी दूसरे फंड हाउस की स्कीम में। तो फर्क सिर्फ इतना है, एक ही फंड हाउस में जब आप स्कीम चेंज करती हैं तो वो स्विच रिक्वेस्ट देती हैं। अगर एक फंड हाउस से निकल के किसी और में जाना है तो आपको रिडेम्पशन देना होगा। वो पैसे आपके बैंक में आएंगे और फिर आप उसे वापस खुद से री इन्वेस्ट करेंगे इनटू द अदर स्कीम। फर्क इतना है। सवाल क्या है कि अगर आपको ये चेंजेस करने चाहिए क्या? मोस्ट सर्टेनली आपको ये चेंजेस करने चाहिए अगर आपका फंड ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, या आपका एलोकेशन स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है। पहले आपने मिड कैप में ज्यादा रखा था, अब आप लार्ज कैप में ज्यादा रखना चाहती हैं। तो ये स्विचेस और चेंजेस आपको अपने पोर्टफोलियो में करने ही होंगे। और राइट, चलिए इसी के साथ हमारा आज का समय भी समाप्त हुआ। शुक्रिया हर्ष, आपने आज समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब भी दिए दर्शकों को। और विमेंस वेडनेसडे की इस आज की पेशकश में हमें भी इजाज़त दें, लेकिन अगर आप भी हमारे शो को लगातार देखती आई हैं तो अपने सवालों को छोड़ सकती हैं, व्हाट्सएप कर सकती हैं, और अगर आप चाहें तो यूट्यूब के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं।